फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग टारगेट। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूपी पीसीएस आर ओ के लिए मॉडर्न हिस्ट्री, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं। जो कुछ सालों में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके कुछ क्वेश्चन आंसर यहाँ पे करेंगे एक्सप्लेनेशन के साथ में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 तक हम लोगों का कंप्लीट हो गया था। अब 49 नंबर से क्वेश्चन अपना स्टार्ट करेंगे। ओके, नेक्स्ट ये क्वेश्चन हम लोगों का है, देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन एक टीपू सुल्तान के विषय में सत्य नहीं है? तो कौन सा है जो एक टीपू सुल्तान के विषय में सत्य नहीं है? कौन सा ऑप्शन है? पहला ऑप्शन है उसने फ्रांस, टर्की तथा पार्सिया में कूटनीतिज्ञ भेजे थे। ऑप्शन बी, उसने चीन से व्यापारिक संबंध बनाए थे। ऑप्शन सी, उसके दरबार में कुस्तुनतुनिया तथा फ्रांस के राजदूत आए थे। ऑप्शन डी, उसने सामुद्रिक सेना नहीं बनाई थी। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उसने सामुद्रिक सेना नहीं बनाई थी। किसने? टीपू सुल्तान ने। बाकी उसने फ्रांस, टर्की तथा पारनीसिया में उसने कूटनीतिज्ञ भेजे थे। चीन से व्यापारिक संबंध भी बनाए थे टीपू सुल्तान ने, और उसके दरबार में कुस्तुनतुनिया तथा फ्रांस के राजदूत भी आए थे। ओके, डिटेल में यहाँ पे देखते हैं एक बार। अंग्रेजी सख्त रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने जल सेना का गठन भी किया। वर्ष 1796 में उसने नौसेना बोर्ड का गठन किया तथा मंगलौर, वाजिदाबाद तथा मौलिदाबाद में पोत बनाने के लिए घाट बनाए। मैसूर की जल सेना को कुशल बनाने के लिए फ्रांसीसी जल सेना के एक लेफ्टिनेंट रिपो को अपनी नौकरी में नियुक्त किया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का 50 नंबर। टीपू सुल्तान के निम्नलिखित पुत्रों में से बंधक के रूप में श्रीरंगपट्टनम के समझौता में अंग्रेजों को नहीं दिया गया था। तो पुत्रों में से बंधक के रूप में श्रीरंगपट्टनम में जो समझौता, उसमें अंग्रेजों को क्या नहीं दिया गया था? क्या नहीं? ऑप्शन ए है यहाँ पे अब्दुल खालिक, ऑप्शन बी मुइजुद्दीन, ऑप्शन सी फतेह हैदर, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा पे ऑप्शन सी फतेह हैदर। टीपू सुल्तान ने अपने पुत्रों में से बंधक के रूप में श्रीरंगपट्टनम के समझौता में अंग्रेजों को नहीं दिया गया था, तो फतेह हैदर को। तो यहाँ पे इसकी डिटेल में एक्सप्लेनेशन इसका देखते हैं। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान 5 फरवरी 1792 ईस्वी को श्रीरंगपट्टनम के किले पर अधिकार कर लिया। किसने? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान 5 फरवरी 1792 श्रीरंगपट्टनम के किले पर अधिकार कर लिया। विवश होकर टीपू सुल्तान को अंग्रेजों से मार्च 1792 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम की संधि करनी पड़ी। इसके अनुसार उसे अपने राज्य का लगभग आधा भाग अंग्रेजों को तथा उनके साथियों को देना पड़ा। इसके अंतर्गत अंग्रेजों को 12 डिंडीगुल तथा मालाबार मिला, और मराठों को तुंगभद्रा नदी के उत्तर का भाग मिला, और निजाम को पेन्नौर तथा कृष्णा नदी के बीच का भाग मिला। और टीपू को 3 करोड़ रुपया क्षतिपूर्ति के रूप में देना पड़ा। जब तक टीपू रुपया अदा नहीं करता, तब तक उसके 2 पुत्रों यानी कि अब्दुल खालिक और मुइजुद्दीन को अंग्रेजों के कैद में रहना था। जब तक वो 3 करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति नहीं करते था, तब तक टीपू सुल्तान के जो 2 पुत्र थे उनको अंग्रेजों की कैद में रहना था। फतेह हैदर को बंधक के रूप में अंग्रेजों को नहीं दिया गया। कॉर्नवालिस ने इस स्थिति को निम्नलिखित शब्दों में वर्णित किया है: हमने अपने शत्रु को प्रभावशाली ढंग से पंगु बना दिया तथा अपने साथियों को भी शक्तिशाली नहीं बनने दिया। तो ये किसने कहा था? कॉर्नवालिस ने इस स्थिति को अपने शब्दों में वर्णित किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का 51 नंबर। पूरब का साम्राज्य हमारे पैरों पर है, यह कथन संबंधित है। किससे संबंधित है? ऑप्शन ए प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, ऑप्शन बी द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, और ऑप्शन सी तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। तो यहाँ पे है उपर्युक्त कथन भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली 1798 से 1805 ईस्वी में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1799 ईस्वी में हुआ था, उसमें टीपू सुल्तान की पराजय के पश्चात कहा था कि पूरब का साम्राज्य हमारे पैरों पर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का 52 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? युद्ध है, और युद्धों की जो संधि हुई थी उससे हम लोगों को सुमेलित करना है। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध, प्रथम अंग्रेज मैसूर युद्ध, और ऑप्शन डी
द्वितीय अंग्रेज मैसूर युद्ध। तो यहाँ पे है एक्स लॉ सॉपल की संधि, पांडिचेरी की संधि, मद्रास की संधि, श्रीरंगपट्टनम की संधि। तो यहाँ पे देखते हैं युद्ध दिए हुए हैं, कारण दिए हुए तथा उनकी संधि दी गई है। तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है उसकी संधि कहाँ पर होती है? मंगलौर की संधि के नाम से, जो 1784 ईस्वी में। और प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 तक हुआ। जो इसका कारण क्या था कि ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का ये युद्ध था। और एक्स ला सॉपल की संधि जो 1748 ईस्वी में हुई थी। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 54 ईस्वी तक। और इसका कारण था कि कर्नाटक तथा हैदराबाद के आंतरिक मामलों में विवाद। और संधि पांडिचेरी की संधि कही गई जो 1755 ईस्वी में हुई। तृतीय कर्नाटक युद्ध 1758 से 63 ईस्वी में हुआ, जो सप्तवर्षीय युद्ध से प्रभावित था, ये कारण था इसका। और पेरिस की सन 1763 ईस्वी में। और वांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में। अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को निर्णायक के रूप में पराजित किया। ओके, और क्या है ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का 53 नंबर, जो पंजाब से संबंधित था। गुरु नानक का सबसे तीक्ष्ण प्रहार था। तो गुरु नानक का सबसे तीक्ष्ण प्रहार क्या था? ये था जाति व्यवस्था पर। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो गुरु नानक क्या कहते हैं कि गुरु नानक का सबसे तीक्ष्ण प्रहार जाति व्यवस्था पर था। नानक को जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो वे बोले कि ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान। यही शब्द गुरु नानक के सिद्धांतों का सार है। उन्होंने कभी जात पात में भेदभाव नहीं किया। उन्होंने कहा ना कोई हिंदू ना कोई मुस्लिम, यही शब्द गुरु नानक के सिद्धांतों का सार है। इन्होंने जाति व्यवस्था पर तीक्ष्ण प्रहार किया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी थी। तो महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी क्या थी? ऑप्शन ए है अमृतसर, ऑप्शन बी है पटियाला, ऑप्शन सी है लाहौर और ऑप्शन डी है कपूरथला। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा लाहौर। लाहौर किसकी राजधानी थी? महाराणा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी लाहौर थी। तो यहाँ पे है, देखते हैं एक बार इसको डिटेल में। सिखों के सुकर चकिया मिसल से संबंधित महाराजा रणजीत सिंह का राज्य पंजाब से लाहौर तक विस्तृत था। महाराजा रणजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर तथा धार्मिक राजधानी अमृतसर थी। ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि इनकी जो राजनीतिक राजधानी थी ये लाहौर थी, किसकी? महाराजा रणजीत सिंह की। और जिनकी धार्मिक राजधानी वो अमृतसर थी। और जून 1839 ईस्वी में महाराजा रणजीत सिंह के मृत्यु के पश्चात 1845 से 46 ईस्वी में महाराजा दिलीप सिंह तथा अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड हॉर्डिंग की सेनाओं के बीच प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ। कौन सा युद्ध हुआ? प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ। और सन 1848 से 1849 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के समय द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ। उल्लेखनीय कि रणजीत सिंह ने अपनी राजधानी लाहौर में एक तोपखाना खोला था जिसमें मुस्लिम तोपची नौकरी पर रखे गए थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 55 नंबर। सिखों द्वारा अपनी पृथक पहचान के लिए 19वीं शताब्दी में सिंह सभा आंदोलन प्रारंभ हुआ। प्रथम सिंह सभा का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? जो सिंह सभा थी इनका आंदोलन प्रारंभ हुआ 19वीं शताब्दी में पृथक पहचान के लिए। लेकिन इस प्रथम सिंह का जो सभा का प्रारंभ था वो कहाँ से हुआ था? तो यहाँ पे हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट है, अमृतसर से हुआ था। तो सिख धर्म को मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से ठाकुर सिंह संघवालिया और ज्ञान सिंह के नेतृत्व में अक्टूबर 1773 ईस्वी में अमृतसर में सिंह सभा की स्थापना हुई। और इस आंदोलन के अंतर्गत सिख धर्म का प्रचार करना था तथा उसके यहाँ पे है क्या है कि देखते हैं उसके प्राचीन गौरव का बहाल करना और इसके साथ ऐतिहासिक और धार्मिक पुस्तकों को लिखना तथा वितरित करना शामिल था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का 56 नंबर। महाराजा दिलीप सिंह ने पंजाब के ब्रिटिश साम्राज्य के विलय से संबंधित कागजातों पर हस्ताक्षर कब किया? किसने? महाराजा दिलीप सिंह ने पंजाब के ब्रिटिश साम्राज्य के विलय से संबंधित कागजातों पर हस्ताक्षर कब किया? तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 29 मार्च 1849 ईस्वी को। महाराजा दिलीप सिंह ने पंजाब के ब्रिटिश साम्राज्य में विलय से संबंधित कागजातों पर 29 मार्च 1849 को हस्ताक्षर किया। रणजीत सिंह के पुत्र दिलीप सिंह को पेंशन देकर उसकी माता रानी छिंदन के साथ इंग्लैंड भेज दिया गया। सिख सेना
भंग कर दी गई। सिख जो सेना है वो भंग कर दी गई। शासन के सभी महत्वपूर्ण पदों पर अंग्रेज अधिकारियों को नियुक्त किया गया। इस प्रकार डलहौजी के प्रतिशोधात्मक कार्यवाही कर सिखों के शक्ति को सदा के लिए कुचल डाला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 नंबर। विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा रणजीत सिंह को किससे प्राप्त हुआ था? तो इन्हें किससे प्राप्त हुआ था? शाह शुजा से। ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा, शाह शुजा से प्राप्त हुआ था। इसको एक बार डिटेल में देखते हैं क्या है। कोहिनूर हीरे की खोज भारत के तेलंगाना राज्य के गोलकुंडा खदानों से हुई थी। विभिन्न राजवंशों से होते हुए वह वर्तमान समय में ब्रिटेन की महारानी की ताज की शोभा बढ़ा रहा है। और वर्ष 1739 ईस्वी में नादिर शाह ने यह हीरा मोहम्मद शाह पर आक्रमण के दौरान लूट ले गया। नादिर शाह की मृत्यु के बाद इस पर अहमद शाह अब्दाली का अधिकार हो गया तथा उसके बाद उसके पुत्र शाह शुजा को प्राप्त हुआ और 1809 ईस्वी के लगभग शाह शुजा ने महाराजा रणजीत सिंह को भेंट किया और सन 30 मार्च 1849 को गुजरात युद्ध में सिख शासक दिलीप सिंह पराजित हो गए। और उस समय डलहौजी ने यह हीरा ब्रिटेन के महारानी को भेंट कर दिया। तब से यह 3 टुकड़ों में विभाजित है। प्रथम टुकड़ा ब्रिटिश म्यूजियम में है, जबकि द्वितीय टुकड़ा ब्रिटेन की महारानी के मुकुट में विद्यमान है। प्रथम टुकड़ा ब्रिटिश म्यूजियम में, द्वितीय व तृतीय टुकड़ा ब्रिटेन की महारानी के मुकुट में विद्यमान है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 58 नंबर। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसीलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा किसने कहा था यह बात? महाराजा रणजीत सिंह ने। महाराजा रणजीत सिंह ने कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसीलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली। तो क्या है महाराजा रणजीत सिंह के बारे में देखते हैं क्या कहा इन्होंने। महाराजा रणजीत सिंह ने कहा था ईश्वर की इच्छा थी मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली थी। महाराजा रणजीत सिंह का जन्म नवंबर 1780 को गुंजारावाला में हुआ। इसके दादा चरत सिंह सुकरचकिया मिसल के वीर नेता थे। उन्होंने अहमद शाह अब्दाली के विरुद्ध कई बार सफलतापूर्वक युद्ध किए। इनके पिता महासिंह थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का 59 नंबर। रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था, तो क्या सम्मिलित था? ऑप्शन ए दिल्ली, बी काबुल, सी मकरान और डी श्रीनगर। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रीनगर। रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था, क्या सम्मिलित था? श्रीनगर। तो रणजीत सिंह के राज्य में श्रीनगर सम्मिलित था। उनका राज्य 4 प्रांतों में कश्मीर, मुल्तान, पेशावर और लाहौर में विभाजित था, जो सूबे कहलाते थे। कश्मीर, मुल्तान, पेशावर, लाहौर ये 4 प्रांत थे जो इनके राज्यों में विभाजित थे और जो सूबे कहलाते थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर। सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था? तो सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था? ऑप्शन ए खटक सिंह और बी ऑप्शन है शेर सिंह, सी ऑप्शन नौनिहाल सिंह और डी ऑप्शन दिलीप सिंह। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दिलीप सिंह। सिख राज्य का अंतिम राजा दिलीप सिंह था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हम लोगों का, डिटेल में देखते हैं यहाँ पे दिलीप सिंह के बारे में। सिख राज्य के अंतिम राजा दिलीप सिंह थे। उनका जन्म लाहौर में 6 सितंबर 1838 को हुआ और मृत्यु 22 अक्टूबर 1893 ईस्वी को पेरिस में हुई थी। ओके, रणजीत सिंह का वित्त मंत्री कौन था? तो रणजीत सिंह का वित्त मंत्री कौन था? बी ऑप्शन दीनानाथ था। रणजीत सिंह का वित्त मंत्री दीनानाथ था। फकीर मुइजुद्दीन उनका विदेश मंत्री था और रणजीत सिंह को विशेष आदर्श और उसको फौज खास कहते थे, जिसका गठन 1822 ईस्वी में तरल बंतूरा तथा आलार्ड द्वारा किया गया था। इलाही बख्श के तोपखाने का कार्यवाह था वो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन डोगरा रणजीत सिंह के बेटे शेर सिंह के समर्थक थे? तो निम्नलिखित में से कौन डोगरा रणजीत सिंह के बेटे शेर सिंह के समर्थक थे? ऑप्शन ए गुलाब सिंह, बी ध्यान सिंह, सी सुच्चा सिंह और ऑप्शन डी ए सभी। तो यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये सभी रणजीत सिंह बेटे शेर सिंह के समर्थक थे। कौन कौन? गुलाब सिंह, सुच्चा सिंह और ध्यान सिंह।
देखते हैं यहाँ पे एक बार। रणजीत सिंह के मृत्यु के बाद जून 1839 ईस्वी में उसका पुत्र रणजीत सिंह का पुत्र जो है वो शेर सिंह ये सिंहासन पर बैठा। और इस समय दो विरोधी दलों संधावालिया और चैतर सिंह, अंतर सिंह, लहन सिंह तथा डोगरा बंधुओं को प्रतिद्वंदिता के कारण पंजाब में अराजकता फैल गई। खड़क सिंह की मृत्यु के बाद वालिया दल ने नैनिहाल सिंह तथा उसकी माता चांद कौर का समर्थन किया। डोगरा बंधुओं ने रणजीत सिंह के पुत्र शेर सिंह को समर्थन किया। तो डोगरा बंधुओं ने जो है वो शेर सिंह का समर्थन किया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे। 18वीं सदी के पूर्वार्ध में बंगाल के नवाबों की राजधानी निम्नलिखित में से कहाँ थी? जो बंगाल के नवाब थे उनकी राजधानी कहाँ थी 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में बंगाल के नवाबों की? तो यहाँ पे ऑप्शन है ए कलकत्ता, बी बर्दवान, ऑप्शन सी मुर्शिदाबाद, ऑप्शन डी ढाका। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मुर्शिदाबाद। 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में बंगाल के नवाबों की राजधानी मुर्शिदाबाद थी। बंगाल के नवाबों की राजधानी 18वीं शताब्दी में मुर्शिदाबाद थी। 1717 ईस्वी में मुर्शीद कुली खां बंगाल का स्वतंत्र शासक था। उसने बंगाल के जमींदारों के विद्रोह को दबाकर आंतरिक प्रशासनिक स्थिति को सुदृढ़ किया एवं बंगाल की राजधानी को ढाका से भेजकर मुर्शिदाबाद स्थापित की। और 1760 ईस्वी के उपरांत मीर कासिम ने रानी को अंग्रेजों की पहुंच से दूर रखने के लिए षड्यंत्रहीन चाल चली। उसके लिए हीन भावना के लिए राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित की। षड्यंत्रहीन तो होकर अपनी जो राजधानी है उसे मुर्शिदाबाद से मुंगेर में स्थापित की। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन। तो कौन सा होगा यहाँ पे? कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें करेक्ट आंसर देखना है। पहला ऑप्शन है राय दुर्लभ और जगत जेठ, मोहम्मद रजा खां और राजा सिताब राय। और यहाँ पे बंगाल नवाब का कोषाध्यक्ष, मुर्शिदाबाद का सेठ, बिहार का दीवान, बंगाली खास। तो यहाँ पे सही सुमेलित करना है। तो हमारा यहाँ पे सही करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ पे 3 और 4 ये हमारा करेक्ट आंसर है। मोहम्मद रजा खां जो है वो बिहार का दीवान था और राजा सिताब राय ये बंगाल का दीवान था। ओके, ये देखिए यहाँ पे जो मोहम्मद रजा खां है बंगाल का दीवान था और सिताब राय ये बिहार का दीवान था। और जो ये दुर्लभ है, क्या नाम इसका, 1 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का 65 नंबर। बंगाल के प्लासी के युद्ध के पश्चात अंग्रेज ने नवाब के पद को बनाए रखा क्योंकि ऑप्शन ए सोचते थे कि यह व्यवस्था अभी तक उनके हितों के साथ संगत नहीं हुई है। ऑप्शन बी मुस्लिम भावना को अनुकूल रखना चाहते थे। ऑप्शन सी है मुगल बादशाह के प्रत्युपकार से डरते थे। ऑप्शन डी है मिर्जा जाफर के अत्यधिक तर्क को स्वीकार कर चुके थे। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। बंगाल का जो प्लासी का युद्ध था उसके पश्चात अंग्रेज ने नवाब के पद को बनाए रखा क्योंकि वे सोचते थे कि यह व्यवस्था अभी तक उनके हितों के साथ संगत नहीं हुई है। ओके, तो यहाँ पे इसको एक बार इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या है यहाँ पे। 23 जून 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। तो 23 जून 1757 ईस्वी में प्लासी के युद्ध के विजय के उपरांत बंगाल पूर्णतः अंग्रेजों के अधीन था, परंतु तात्कालिक राजनीतिक एवं प्रशासनिक परिस्थितियों के कारण वे जिसमें कंपनी के पास पर्याप्त प्रशासनिक तंत्र का अभाव होना जिससे वे निजामत के कार्य को कर सके उसका पूर्ण अभाव था, सीधे उत्तरदायित्व नहीं स्वीकार करना चाहते थे। अतः उन्होंने मीर जाफर को अपनी कठपुतली बनाकर बंगाल की नवाबी प्रदान की और बंगाल का हर संभव तरीके से शोषण किया, जिसे इतिहासकारों ने बंगाल की लूट की संज्ञा दी। किसकी संज्ञा दी? बंगाल की लूट की संज्ञा दी। अगर निजामत स्वयं लेकर शोषण करते तो जनता के प्रति स्वयं जिम्मेदार होते और बहुत संभव था कि उनको विद्रोह का सामना करना पड़ता। इतिहासकार पर्सिवल स्पेयर इसे खुली एवं निर्लज्जतापूर्ण लूटपाट का युग बताया। किसने खुली और निर्लज्जतापूर्ण लूटपाट का युग बताया? इतिहासकार पर्सिवल स्पेयर ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 66 नंबर। मीर जाफर के शासनकाल में अंग्रेजों की नीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया। ऑप्शन ए है सनह नवाब के अधिकारों को समाप्त करना, एक गुट को दूसरे के विरुद्ध लड़ाना।
और ऑप्शन सी है बंगाल के हिंदू अधिकारियों को संरक्षण, ऑप्शन डी है अंग्रेज के सहयोगियों को संरक्षण। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। मीर जाफर के शासनकाल में अंग्रेजों की नीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया। तो ये मोड़ कौन सा था? सनय सनय नवाब के अधिकारों को समाप्त करना। सनय सनय यानी कि धीरे धीरे जो नवाब के अधिकार थे उन्हें समाप्त करना। तो यहाँ पे देखते हैं क्या है। प्लासी के युद्धोपरांत मीर जाफर बंगाल का नवाब बना। प्लासी के युद्ध के बाद मीर जाफर जो बंगाल का नवाब बना। मीर जाफर ने अंग्रेजों को कलकत्ता के पास 24 परगना नगद उपहार दिया। किसने? मीर जाफर ने अंग्रेजों को कलकत्ता के पास 24 परगना एवं नगद उपहार दिया। उसके ही शासनकाल में बंगाल के व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार स्थापित किया। कंपनी के कर्मचारियों ने वित्तीय कार्य अपने हाथ में ले लिए। इस तरह कंपनी ने नवाब के अधिकारों को नियंत्रित कर उसके अधिकारों का अतिक्रमण किया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 नंबर। निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था? तो कलकत्ता का संस्थापक कौन था? जॉब चार्नॉक। तो यहाँ पे है कि अगस्त 1690 ईस्वी में सूता नदी में एक अंग्रेजी फैक्ट्री की स्थापना जॉब चार्नॉक ने की और सन 1698 ईस्वी में सूता नदी, कलिकाता और गोविंदपुर नामक तीनों गांव की जमींदारी प्राप्त करने के बाद इनकी किलेबंदी की गई और इसका नाम फोर्ट विलियम रखा गया। किन तीन गांवों की जमींदारी प्राप्त करने के बाद? सूता नदी, कलिकाता और गोविंदपुर। इनकी जमींदारी प्राप्त करने के बाद इनकी किलेबंदी की गई और इसका नाम फोर्ट विलियम रखा गया सन 1698 ईस्वी में। सर चार्ल्स आयर इसका पहला प्रेसिडेंट हुआ और सन 1700 ईस्वी में यह पहला प्रेसिडेंट नगर घोषित हुआ। सन 1700 जो बाद में कलकत्ता नगर कहलाया। ये पहला प्रेसिडेंसी नगर घोषित हुआ और बाद में ये कलकत्ता नगर कहलाया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 नंबर। निजाम उल मुल्क ने किस स्वतंत्र राज्य की स्थापना की? तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा हैदराबाद। ऑप्शन बी इज द करेक्ट। तो यहाँ पे है कि हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य की स्थापना 1724 ईस्वी में सूबेदार चिनकिलिच खां और निजाम उल मुल्क ने किया था। किसने? सूबेदार चिनकिलिच खां और निजाम उल मुल्क ने किया था 1724 ईस्वी में हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य की स्थापना। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने चिनकिलिच खां को आसफ जाह व फर्रुख शेर ने खान खाना व निजाम उल मुल्क बहादुर फतेह जंग की उपाधि प्रदान की। इसने मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने चिनकिलिच खां को आसफ जाह व फर्रुख शेर ने खान खाना व निजाम उल मुल्क बहादुर फतेह जंग की उपाधि प्रदान की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 नंबर। निम्नलिखित गवर्नर में से किसने बंगाल में भू व्यवस्था को पुनर्गठित किया? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ए ऑप्शन, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। गवर्नर जनरल में से किसने बंगाल में भू व्यवस्था को पुनर्गठित किया? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल में भू व्यवस्था को पुनर्गठित किया। यहाँ पे देखते हैं एक बार। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में बंगाल में स्थायी बंदोबस्त के रूप में एक नई राजस्व पद्धति की शुरुआत की। इनके समय में जिले के साथ सभी कलेक्टर को दिया गया। इनके समय में जिले के सभी अधिकार कलेक्टर को दिए गए। ये भारतीय सिविल सेवा के जनक थे। कौन? लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये भारतीय सिविल सेवा के जनक थे। लॉर्ड कॉर्नवालिस कोड का निर्माण 1793 ईस्वी में ही किया था, जो शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत पर आधारित है। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा ब्लर है तो आप लोग इसको मैनेज करिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे। निम्नलिखित में से किसने फतेह चंद को जगत सेठ की उपाधि प्रदान की? तो किसने फतेह चंद को जगत की उपाधि प्रदान की? तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा, मोहम्मद शाह ने। तो मुगल शासक मोहम्मद शाह ने फतेह चंद को जगत सेठ की उपाधि प्रदान की और फर्रुख शेर ने सेठ की उपाधि प्रदान की। ओके, तो आज की क्लास हम लोगों की यहीं पर समाप्त होती है। आप लोगों को क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, तथा आपको अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर अवश्य करिएगा। थैंक यू सो मच।